नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय। क्या दमोह में मलैया का मुंह राहुल लोधी की राह में रोड़ा बनेगा? क्या भाजपा को दमोह में भीतरघात का खतरा है? दमोह में जातिगत समीकरण किसकी तरफ है? ये तमाम सवाल दमोह के उपचुनाव को बेहद रोचक बना रहे हैं। इंडिया फर्स्ट ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में सीधे भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी से ही ये तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। तो चलिए चलते हैं दमोह और देखते हैं इंडिया फर्स्ट चैनल हेड आशुतोष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और इंडिया फर्स्ट की टीम आप पहुंची है दमोह के गांव में। उपचुनाव की सरगर्मियां यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है और हम इस छोटी सी दुकान पे आप बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ा चुनाव यहां पर होने जा रहा है। ये उपचुनाव है राहुल लोधी जी वर्सेस टंडन जी। जी हाँ, दमोह का उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल लोधी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, आपका इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस गांव में बैठे हैं, हमें जानकारी मिली है और सभी जानते भी हैं कि आप एक राज परिवार से आते हैं, आपकी पृष्ठभूमि एक राजसी परिवार से है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं। हमें लोगों ने बताया कि पुराने काल से ही आपका जो परिवार है वो अंग्रेज़ों से भी लोहा लेता रहा है, कभी कोई चुनाव नहीं हारे, कभी कोई जंग नहीं हारी। जी बिल्कुल, ये तो जहाँ भी हम बैठे हैं ये पुराना जिला पंचायत क्षेत्र है और यहाँ से हम पहले 10-11 हज़ार वोटों से जिला सदस्य का चुनाव जीते, फिर विधानसभा का चुनाव लड़े तो विधानसभा का ये पूरा बेल्ट हम एक तरफा जीते और काफ़ी लंबे समय से हमारे बड़े पिताजी, फिर हम प्रद्युमन भाई जो भी बड़ा मलैया से विधायक है, सभी लोग इस क्षेत्र से राजनीति करते रहे। फिर प्रद्युमन भाई वहाँ चले गए, फिर यहाँ हम करते रहे। तो ये तो सब अपने घर के गांव हैं, यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ नहीं, कहीं पे भी चले जाओ कैसा भी करके। यहाँ पे लोग लड़ भी जाते, गुस्सा भी हो जाते, तमाम प्रकार के लोग हैं। पर ये पूरा ग्रामीण अंचल अपना हिंदोरिया से लंबे अरसे से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से राजनीति और पारिवारिक संबंध हमारे सभी यहाँ के सभी लोगों से। सवाल लगातार आपसे पूछा जा रहा होगा, विपक्ष भी आपसे पूछता होगा। भाई, एक वीडियो आपका वायरल, एक इंटरव्यू दिया था आपने टीवी पर कि साहब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, और उसके बाद वो एक प्रचार का अहम हिस्सा है विपक्ष के हाथ में। किस तरह से देखते हैं उस वीडियो को आप कि साहब आपने क्यों भारतीय जनता पार्टी में आए, क्यों, कैसे काउंटर करेंगे उसे आप? देखिए, जब कांग्रेस की इलेक्शन लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने एक नारा लगाया था, 10 दिन में हर किसान का कर्जा माफ़ और बिजली बिल हाफ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला था कि अगर 10 दिन के भीतर कर्जा माफ़ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना कर्जा माफ़ हुआ, ना बिजली का बिल हाफ हुआ, और एक मेडिकल कॉलेज की भी बात थी तो ना वो मेडिकल कॉलेज की बात हुई। लोगों से जाके क्या बोलते? कई लोग ऐसे थे जिनने कर्जा माफ़ी के चक्कर में पैसा जमा नहीं किया, उनको ओवरड्यू हो गया, उनको बैंकों में ब्याज लगने लगा। तो और जब चुनाव जीते तो फिर कांग्रेस बोलने लगी कि वो लाल फॉर्म, काले फॉर्म, नीले फॉर्म, तमाम प्रकार के कैटेगराइज कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब ग्रामीण अंचल में जाते थे बोले भैया वो कर्जा माफ़ नहीं हुआ, भैया कर्जा माफ़ नहीं हुआ। देखिए, अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं अजय टंडन, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद आरोपों से घिरे हैं। जब से वो राजनीति कर रहे हैं आज तक उनने अपनी पोलिंग, अपना वार्ड नहीं जिताया कभी कांग्रेस के लिए। वो बैठे रहे। इसके पूर्व में आदरणीय मुकेश नायक जी, वीरेंद्र दबे जी, चंद्रभान जी, मैं, नगर पालिका का चुनाव रतन चंद जैन जी, ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता लड़े, लेकिन उनने कभी काम नहीं किया। वो हमेशा उनको हराने का काम करते रहे। मैं जब तक कांग्रेस में था बेबाकी से मैंने कांग्रेस की बात रखी और कांग्रेस के पक्ष में खड़ा रहा, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि ना इनका कोई विज़न है ना कोई भविष्य है, क्योंकि राहुल गांधी जी कुछ बोलते राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी कुछ बोलते, जिला अध्यक्ष कुछ बोलते, ना कोई अनुशासन, ना कोई मर्यादा, ना कोई संगठन नाम की चीज़, और विकास नाम की तो चीज़ ही नहीं है। जिस पार्टी के पास विज़न नहीं है कि आने वाले समय वो भारत के लिए क्या करेगा, प्रदेश के लिए, दमोह के लिए वो क्या करेगा। आज कांग्रेस मुझे गद्दार बोलती है, आज कांग्रेस मेरे ऊपर आरोप लगाती है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ अजय टंडन से कि 2 तारीख के बाद आपके पास क्या विजन है दमोह के लिए? क्या दोगे आप, क्या कर पाओगे?
आप सरकार में नहीं हो, क्या कर पाओगे आप? इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज आ रहा है स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, जो हमारे ग्रामीण के लोग दमोह जाते हैं फिर जबलपुर से सीधे रेफर हो जाते हैं, और जब वो जबलपुर वहाँ जाते हैं तो पेशेंट को भर्ती करने के बाद फिर वो ये सोचते हैं कि हमारे पास कितने पैसे बचे, हम कहाँ जा के रोकेंगे, हम कहाँ खाना खाएंगे। तो जब उतना बड़ा मेडिकल कॉलेज का सेटअप जब दमोह में आ जाएगा तो हमारा रियाना का आदमी मान लो भला भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, पर जाके उसको भर्ती कर देगा मेडिकल कॉलेज में और मोटरसाइकिल उठा के वापस घर आएगा, सवेरे फिर चला जाएगा। तो कितनी बड़ी स्वास्थ्य की क्षेत्र में सुविधा मिलने वाली है। अजय टंडन जी के पास ना कोई विजन है ना कुछ है, वो तो केवल अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अन्नागल बातें कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अपने पास इसके पहले 20-25 सीटों पे जो चुनाव हुए पूरे प्रदेश में, गद्दार बेईमान चिल्लाते रहे। अंत में क्या हुआ? जनता ने 60-60, 40-40, 50-50 हज़ार वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तो जब तक किसी नेता के पास, पार्टी के पास विजन नहीं है, वो क्या करेगा नेता और पार्टी क्या करेगी, जब तक जनता विश्वास नहीं करती। आरोप प्रत्यारोप के दौर निरंतर लगते ही रहते हैं और राजनीति में लगना भी चाहिए, पर हम चिंता नहीं करते। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हम अपने राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा काम करें कि वो नींव का पत्थर बन जाए, और मेडिकल कॉलेज ये साबित होगा आने वाले समय में। जैसे कि विपक्ष के साथ साथ अगर आपके साथी या जनता अगर आपसे बोले कि आप अवसरवादी हैं, तो इसका आप कैसे जवाब दें? ये जनता बिल्कुल नहीं बोलेगी। ये जो लोग खड़े इनको सब पता है कि इन 14 महीने में जब मैं सरकार में रहा तो काम हुए नहीं। यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ, वो कमलनाथ जी उठा के ले गए छिंदवाड़ा। उन 14 महीने में ये ऐसा हो गया था कि पूरा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में आके खड़ा हो गया, छिंदवाड़ा में आके सिमट गया। ऐसे कई लोग हैं इनके हम काम नहीं करा पाए थे, छोटे छोटे काम थे हर चीज़ में। जैसे संबल योजना वो आपने बंद कर दी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की ये स्थिति थी कि बिटिया की शादी हो गई, शादी हो के बिटिया चली गई और वहाँ बच्चा हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पैसे नहीं आए। आपने 28,000 से 51,000 कर दिए। इसके बाद जो अभी जो पैसा मिलता है कि जैसे किसी के घर में कोई मर जाता है तो तत्काल 5,000 रुपये देने की जो स्कीम है वो तक कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। तो आप इसके पहले भी गोविंद सिंह जी भी आए थे और मंत्री भी थे, सभी लोग यही बता रहे थे। और मैं तो खुद मतलब 14 महीने में सरकार में रहा और पिछले 6 महीने तकरीबन होने जा रहे हैं मैं भाजपा सरकार में हूँ। भारतीय जनता पार्टी सीधे आम जनमानस तक कैसे पहुँचे, शासन की विभिन्न योजना उन पे काम करती है। कांग्रेस 70 साल रही लेकिन कभी वो लोगों को कुछ दे नहीं पाई। आज भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए कि इन 10 वर्षों के कार्यकाल में हर गरीब का पक्का मकान बन गया। हर दूसरी जगह जाके आप देखो कोई कॉलोनी सी डेवलप हो गई है, कुटीरों के माध्यम से, पेंशन के माध्यम से। तो जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो सीधे आम जनता से जुड़ी थी वो कमलनाथ जी ने ख़त्म कर दी थी। उसका कारण भी था क्योंकि कमलनाथ जी जो हैं वो लीडर नहीं है, वो एक उद्योगपति है। उनने एक सीमित राजनीति की, लोकसभा की, सबकी, और उसी को करते रहे। पर भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी और पूरा संगठन ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ज़मीन पे काम कर रहा है। तो वही हाल हमारे जो प्रत्याशी अजय टंडन जी का 2003 में इलेक्शन लड़े, वो उस दिन से लेके आप किसी भी गांव के लोगों से आप पूछ लो, 2003 से लेके आज तक वो जुझार ही लौटे, न रियाना गए न कभी गए। वो तो पैराशूट के साथ उतर आए, टिकट ले आए और चिल्लाने गद्दार है, बेईमान है, ये है, वो है। आरोप लगाना आसान है, विपक्ष का आरोप लगाना आसान है, और जब आप ज़मीन पर रह के काम करते हो, जब आपको यथार्थ स्थिति समझ में आती है। टंडन जी का मुझे याद है 2003 के बाद तो कभी लौटे ही नहीं। यहाँ तो बहुत से लोगों के स्मरण में नहीं होगा कि टंडन जी दिखते कैसे हैं, और भौगोलिक स्थिति यदि टंडन जी से पूछो तो टंडन जी को पता ही नहीं होगा कि ये गांव कहाँ पे बसा हुआ है, कि अब उस गांव में उनके समय जो राजनीति करते थे वो अभी क्या कर रहे हैं। आज का युवा नया आ गया है, मोबाइल से जुड़ा है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उसका एक विज़न है। मैं तो हर बार मीडिया के माध्यम से, टंडन जी जो अपने कांग्रेस के प्रत्याशी का विज़न क्या है, 2 तारीख के बाद करेंगे क्या। कमलनाथ जी पूरे इलेक्शन में चिल्लाते रहे गद्दार है, बेईमान है, सौदेबाज है। जनता ने जवाब दिया। गोविंद सिंह राजपूत जी 42,000 से जीते, प्रभुराम जी 64,000 से जीते। तो कहीं ना कहीं विकास एक ऐसी चीज़ है, हर दूसरा आदमी। ये माना जा रहा है कि राहुल लोधी जी की जीत यानी जयंत मलैया जी का पॉलिटिकल कैरियर का फुल स्टॉप। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, माननीय मलैया जी एक पीरियड रहा है, युग, और मलैया जी वरिष्ठ नेता है,
और उनके बारे में क्या तय करना ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। मेरे बारे में क्या तय करना है जीतने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। कांग्रेस में व्यक्ति राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर सोनिया गांधी बन गई, फिर सोनिया गांधी बनी तो राहुल गांधी, वो फैमिली में खेलते रहता है। पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जिसमें व्यक्ति तय नहीं करता। आज हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जब 2 तारीख को विजयश्री होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय पार्टी तय करेगी उसके बाद कि राहुल सिंह का क्या भविष्य रहेगा, आदरणीय जयंत मलैया जी का क्या भविष्य रहेगा। राहुल सिंह तय नहीं करेगा कि माननीय मलैया जी का क्या भविष्य रहेगा। तो ये फ़र्क है। अब जब पार्टी में समायोजित हो गए हैं तो कार्यकर्ता के रूप से काम करेंगे। आज पार्टी ने मोबिलाइज किया, टिकट दी, मेडिकल कॉलेज दिया, आगे जो जिम्मेदारी देगी, जैसे जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन करेंगे। कोई मन में खटका लगता है, भीतरघात का खतरा, क्योंकि कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं मलैया जी को लेकर एक रणनीतिक तौर पे आगे चल रही है, बढ़ रही है। देखिए, मैं अपने जीवन में किसी बात की चिंता नहीं करता और मैं नर्मदा जी पे आँख बंद करके भरोसा करता हूँ, भगवान महादेव पे। और जो जीवन में होना सो वो होना है। ना मैं किसी भीतरघात की चिंता करता हूँ, ना मैं ये सोचता हूँ कि क्या होगा। मेरा केवल एक उद्देश्य ये है कि लोगों तक मैं पहुँच जाऊँ और मैं अपनी बात रख सकूँ। अभी पहली सभा हुई थी, उस सभा में 20,000 की संख्या में लोग थे, तो मैंने उनसे केवल यही बात बोली थी कि चिंता किसी बात की अपन को करना नहीं है। एक चीज़ हमेशा जीवन में याद रखना है कि जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे सब कोई। जिस पे स्वतः श्री राम की कृपा है उसको किसी परिणाम की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जो परिणाम आएगा वो सर आंखों रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिन लोगों ने किस प्रकार मेहनत करके मुझे उठाया है और आज पुनः पूरा क्षेत्र साथ में। आज अजय टंडन जी के साथ ये स्थिति है कि गांव जाते तो 4 से 5 लोग नहीं उनके साथ जुड़ते। आप कभी पता करना, उनके 4 से 5 लोग नहीं जुड़ते। शहर में भी जाते तो महिलाएं भी वो किराए से लगा के घूम रहे हैं। आप मतलब देखना, मतलब ये नहीं बोलो, अपार जन समर्थन है। उनको पता है लोगों को कि जो निर्णय राहुल ने लिया सोच समझ के लिया होगा, उनके भविष्य को तय करके लिया होगा। तो आदमी नहीं जुड़ते। कॉम्पैक्ट सी जगह में सभा करा देंगे जहाँ 2,000 आदमी 15,000 के लोगों के बराबर दिखेगा। वार्डों में भी जाएंगे तो वही 100-150 जो गिने चुने चेहरे हैं वही घूमते रहेंगे। ग्रामीण में तो आदमी मिलता ही नहीं उनको। ऐसे तो कई ग्रामीण 4, 5, 6 आदमी लगेंगे। शहर से जाएंगे 10-20 गाड़ी भर के ले जाएंगे तो 100-50 आदमी लेके जाएंगे। हम तो गाड़ियाँ लेके आते कि भाई लोग उस गांव के इस गांव में, इस गांव को उसमें आते। हमको तो इसी बात की दिक्कत रहती कि कोई व्यक्ति गुस्सा ना हो जाए कि भैया तुम हमें कहीं नहीं लेके प्रचार करावे के लाने। एक तो इतनी ज़्यादा समस्या है। हमारे पास फ़ोन आया था कि भैया हमें आज आपने खबर नहीं दी, अब हम भी चले। तो कोई दोपहर से ऐड हो जाता, कोई रात से ऐड हो जाता। सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे तक अपन प्रयास करते हैं लोगों के बीच में पहुँचे। एक सवाल जो हम लोगों ने, खासतौर मीडिया ने और लगातार विपक्ष में कांग्रेस ने, इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे कि साहब ये तो बिकाऊ हैं, आपको क्या वाकई में कोई डील हुई है, कितने पैसे की डील हुई थी, कितने पैसे आपको मिले थे, ये सवाल आपके जो साथी रहे हैं वो फेस कर चुके हैं। बहुत मुमकिन है आपको इस समय फेस करना पड़ रहा होगा। तो ये क्या आपने कंसल्ट भी किया कि भाई आप लोगों ने जो जवाब दिया वो मुझे भी बता दो, या कोई आपके अंतरात्मा से कोई जवाब निकलता है? देखिए, तो राजनीति में आरोप जो है वो लगते रहते हैं, और ये डील हुई, वो डील हुई, तमाम प्रकार की चीज़ रखती। क्योंकि वर्तमान में जो विपक्ष है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो करेगा क्या करेगा आने वाले समय में, तो तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहते। आरोप प्रत्यारोप से मैं डरता नहीं हूँ। ये तो राजनीति के दौर हैं, वो चलेंगे। पिछले इलेक्शन में कुछ और आरोप थे, इस इलेक्शन में कुछ और आरोप हैं। वो तो हर इलेक्शन का एक अलग मुद्दा रहता है, इसमें किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ हमेशा क्लियर रहे कि अपन किस उद्देश्य को लेके लड़ रहे हैं, और अपना उद्देश्य है विकास, और विकास के लिए अपन काम कर रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज के लिए अपन काम कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य है, और आरोप प्रत्यारोप तो वो जीवन भर लगते रहेंगे, वो तो अपन को झेलना ही पड़ता, उनके जवाब भी अपन देते समय समय पर। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़ रहे थे और अब भाजपा के कमल के निशान के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितना अंतर पाते हैं? कंफर्ट लेवल है या आपको और मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं, देखिए, संगठन की दृष्टिकोण से अपन बात करें तो बहुत कंफर्ट है। भाजपा एक व्यवस्थित पार्टी है, अनुशासन से रहती है पार्टी, और इसमें कार्यकर्ताओं का
बहुत बड़ी संख्या है। और जहाँ तक जनसंपर्क की बात है, निश्चित तौर पर मेहनत की बात है। अपना प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पाएँ और उस तक अपनी बात रख सकें। तो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे मेहनत बहुत है और अपन निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। पर संगठन की दृष्टिकोण से देखेंगे तो संगठन में बहुत सहयोग है और बहुत मेहनती कार्यकर्ता है और व्यवस्थित कार्यकर्ता हैं और अनुशासन में रहते हैं और हर चीज़ समय पर उपलब्ध हो जाती है, जो तय कार्यक्रम के हिसाब से रहना चाहिए। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कोई रोल मॉडल आपका बना, कोई आदर्श आपको लगता है कि नहीं ये नेता है जो मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित करता है? निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और गोपाल भार्गव जी बाजू की विधानसभा में है, वो एक एग्जाम्पल है हमारे दमोह जिले के लिए। गोपाल भार्गव जी की गड़ाकोटा विधानसभा एग्जाम्पल है। वहाँ की रोडें देखें, वहाँ की सड़कें देखें, वहाँ की जल व्यवस्था देखें, सामुदायिक भवन देखें, वहाँ का जिम देखें। तो निश्चित तौर पे गोपाल भार्गव जी तो रोल मॉडल हैं ही अपने लिए, और साथ में साथ नरेंद्र मोदी जी तो वैसे ही पूरे देश के सुपरस्टार हैं। और निश्चित तौर पर उनके त्याग तपस्या के कारण आज देखिए राम मंदिर हम सोचते थे कि बचपन में कि राम मंदिर कभी बनेगा, पर हमने कल्पना नहीं की थी कि हमारे आंखों देखते बन जाएगा। तो निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और वर्तमान में गोपाल भार्गव जी तो रोल मॉडल हैं ही अपने, क्योंकि बाजू की विधानसभा पास में है और आप खुद जाके वहाँ गड़ाकोटा में आप जाके देखोगे तो ज़बरदस्त तरीके का डेवलपमेंट किया हुआ है। एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा। बुंदेलखंड में जातिगत समीकरणों का हमेशा से जो है चर्चा में रहता है चुनाव में। आप लोधी समुदाय से आते हैं, कहीं ना कहीं क्या दूसरी जातियों में ये बात आ रही है कि सब सांसद भी उसी समुदाय के हैं, विधायक भी उन्हीं से हो जाएगा, तो ये पूरा लोधी डोमिनेटेड लोधी का प्रभाव क्षेत्र बनता जा रहा है? तो क्या आपको लगता है कि दूसरी जो जाति हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रही हैं उतना ही जितना अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, हमें सभी जातियाँ सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि दमोह विधानसभा में तो लोधी समाज उतना है नहीं, शहर में उतना लोधी समाज है नहीं, तो इसके पहले भी हम जीते। तो जाति विशेष का कुछ नहीं, वो तो क्या नाम से आदरणीय सांसद जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी में ये तय नहीं किया जाता है कि मतलब प्रत्याशी तय नहीं करता वो कहाँ से लड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और रही बात हमारा भाजपा में, मतलब भाजपा से लोधी फैक्टर के हिसाब से टिकट मिलना, हम तो भाजपा में आए हैं क्योंकि अब लोधी है तो वो एक चीज़ भले है और हम तो विकास के लिए आए हैं, तो उस वजह से भले वो चीज़ें जुड़ रही हों, पर वर्तमान परिवेश में उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सामने जो प्रत्याशी हैं अजय टंडन जी, वो निष्क्रिय टाइप के व्यक्ति हैं। मतलब सकारात्मक कम, नकारात्मक सोच के ज़्यादा है। तमाम प्रकार के आरोप लगाएंगे, कहूँ मेरे से अभद्रता से बात करने लगे, कहूँ कुछ भी बोलने लगे मीडिया में। कल भी एक दो उनके वीडियो वायरल हुए। तो ऐसा कुछ नहीं जाति का समीकरण। वो तो दमोह बड़ा ही समझदार विधानसभा क्षेत्र है, दमोह पूरा जिला, और उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सरकार सत्ता में है और विपक्ष के किसी विधायक को जिता के क्या करेंगे, वो स्थिति निर्मित होगी जो राहुल सिंह की स्थिति थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए वोट, पूरा दमोह विकास के लिए वोट करेगा। और दमोह में अभी जाति का मुझे ऐसा समझ में नहीं है कोई जाति का कुछ इस प्रकार का वो हो। हाँ, आप युवा भी हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि आपका सरनेम लोधी है, या जब भी इस तरह की बात होती है तो साहब बोला जाता है कि उमा जी जो है लोधी वोटों का प्रतिनिधित्व करती आई हैं। मतलब एक राजनेता के तौर पर आपको कैसा लगता है कि आपको किसी जाति विशेष से बांध कर या कहीं ना कहीं उन्हीं का पैरोकार, उन्हीं का सरोकार रखने वाला एक व्यक्ति अगर बताते हैं या इस तरह से इंगित करते हैं, तो किस तरह का आप महसूस करते हैं एक युवा राजनेता के होने के नाते? देखिए, अभी तक तो मुझे ऐसा टाइप कास्ट हुआ नहीं कि जातिगत या कुछ भी। और रही बात दमोह विधानसभा की, तो उतनी लोधियों की संख्या दमोह में है नहीं, क्योंकि दमोह पूरा अलग अलग व्यवस्थित एक पैच है जहाँ पे अपन चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ पंचायतें हैं पर उसमें सभी वर्ग के लोग हैं। ऐसा आपका बड़ा मलेरा हो गया, बंडा हो गया, जबेरा हो गया, ये विधानसभा, इनको आप लोधी बाहुल्य कह सकते हो। दमोह को आप लोधी बाहुल्य सीट नहीं कह सकते, क्योंकि एक 89 पंचायतों में से सी में 10, 15, 20 पंचायत है जहाँ पे लोधी समाज की बाहुल्यता, पर उसमें अन्य समाज भी साथ में चल रही। और रही बात मेरी सोच की, तो जाति को लेकर कभी भी अपन ने नहीं मतलब ये दिमाग में लगाया कि हम इस जाति के हैं। हम तो सभी को साथ में लेके चलने वाले हैं और सभी के साथ में रहने वाले। अपने अंदर कभी ऐसा भाव नहीं रहा। ये तो अपन ऐसे अपने अंदर ऐसा कोई भाव होता तो अपन ऐसी जगह ऐसी सीट चुनते जहाँ पे लोधी है। ये नॉन लोधी और मोस्ट टिपिकल सीट थी जब हम 2018 में लड़े, और शहर की सीट है और
रेगुलर अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। फिर हमने तय किया दमोह से लड़ेंगे, दमोह से लड़ रहे हैं। अच्छा राहुल जी, कभी लगा कि भाई वो 28 जो उपचुनाव हुए थे उसी वक्त मेरा भी हो जाता तो ठीक रहता, कहाँ सप्लीमेंट्री पेपर की तरह बाद में मेरा हो रहा है, मन में कुछ आता है? मैंने आपसे बोला ना कि मैं अपने जीवन में किसी बात की चिंता नहीं करता हूँ। माँ नर्मदा की विशेष कृपा है, जो जब होता है सो तब होता। आप इमेजिन कीजिए कि सतचंडी बांदकपुर है, सिद्ध क्षेत्र यहाँ पे पास में, और बहुत सिद्ध क्षेत्र, महादेव की बहुत कृपा है। 70-80 साल से हमारे 3 पीढ़ियों से माँ सतचंडी का वो चल रहा, हवन चल रहा है। तो बस खबर आई कि ज्वाइन करना है बीजेपी, तो हमने कहा सतचंडी माता का यज्ञ करेंगे और उसके बाद चले आएंगे। सतचंडी के माता का यज्ञ हुआ और साथ में खेर माता के यहाँ जाके रात्रि की आरती की, गाड़ी दबाई और भोपाल पहुँच गए। 4 बजे सुबह सो गए, सुबह 10:30 बजे उठे और जाके इस्तीफा दे दिया। और जब यहाँ बांदकपुर से निकले तो भोलेनाथ से ये बोल के निकले कि हे प्रभु, इस सम्मान के साथ जा रहे, उस सम्मान के साथ वापस आ जाए, सम्मान में कोई कमी ना हो। समय निकलता गया, लोगों ने हम पे आरोप लगाए तमाम प्रकार के, 30, 40, 50 दिन हो गए कि अरे राहुल सिंह ऐसे वैसे फलाना ढिकाना। 14 तारीख को संक्रांति थी, 14 तारीख को आदेश आया मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा आए दमोह के बाद महादेव के गए और जाके आदेश भोलेनाथ के चरणों पर चढ़ा दिया कि प्रभु तेरा तुझ पे अर्पण, क्या लागे मेरा। तेरी इच्छा हो तो विधानसभा की टिकट दिलवा देना, तेरी इच्छा हो तो विधायक बना देना, जो तू करेगा मेरे लिए वो स्वीकार है। टिकट भी मिली आज विधानसभा की और आने वाले 2 तारीख को चुनाव भी जीतेंगे और महादेव के चरणों में फिर जल चढ़ाएंगे। इसलिए नित्य किसी बात की चिंता ही नहीं करते कि कल क्या होगा, क्योंकि कल क्या होने वाला उसकी चिंता महादेव और माँ नर्मदा के ऊपर छोड़ के रखेंगे अपन। एक सवाल और मैं लूँगा, ये 28 जो उपचुनाव हुए थे, किसी जीते हुए प्रत्याशी ने आपको कोई टिप दिया हो कि राहुल ऐसे चुनाव लड़ना है आपको, ये आपको कुछ सजेशन दिए हो? निश्चित तौर पे अनुभवी आदरणीय गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं और उन्हीं के अनुभव से और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर पे सीखने को बहुत मिलता है, दिन प्रतिदिन लोगों के साथ रहते हैं, तो वैसी टिप्स तो किसी से नहीं ली, पर निश्चित तौर पे रेगुलर सीख रहे हैं। इतना बड़ा संगठन काम कर रहा है और अपन सीख रहे हैं कि मतलब इस तरीके से भी चुनाव लड़ा। पिछला चुनाव तो अपन लड़ गए थे। आप इतने थके हुए मौके पर भी आपने हमें पूरा समय दिया, पूरी ऊर्जा के साथ दिया, और इस छोटी सी दुकान पर हमारे आग्रह पे आप बैठ भी गए अपने तमाम साथियों के साथ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक निश्चित तौर पर चुनाव एक अहम पड़ाव होता है हमारे लोकतंत्र के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं एक युवा जब चुनाव लड़ता है तो उससे किस तरह के जज्बात होते हैं, किस तरह की विचार समय उसके दिमाग में कौंधरे होते हैं, क्षेत्र के विकास को लेकर, अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर भी, और अपने देश और प्रदेश के बारे में क्या कुछ वो सोच रखते हैं, ये जानने की हमने कोशिश की है। आने वाले दिनों में इंडिया फर्स्ट आपको ऐसे ही इस तरह के कार्यक्रमों को रूबरू कराता रहेगा, और बहुत मुमकिन है 2 तारीख को हम आपके साथ मिठाई खाते हुए नजर आएंगे। राहुल जी 100% दो तारीख को दो हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2 तारीख को जब परिणाम आएगा तो हमारे वीरू नेमा जी हैं, उनके पेड़े बहुत अच्छे बनते जो महादेव जी को चढ़ते हैं, तो वो आपको खिलाएंगे, प्रमाण पत्र चढ़ाएंगे भोलेनाथ के चरणों में। उसके बाद वीरू नेमा जी के जो पेड़े हैं ना, जो बड़ी भारी प्रसिद्ध हैं, पेड़े भी और गुजिया, वो आपको खिलाएंगे, जीत के बिल्कुल तय है। जी के जनता के फैसले के साथ उन पेड़ों का भी हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमसे खास बातचीत करने के लिए। तो ये थे राहुल लोधी जी, और हम इस समय दमोह के एक छोटे से गांव में मौजूद हैं और चुनाव प्रचार की तमाम झलकियों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। मेरे सहयोगी रवि राजपूत, मेरे सहयोगी विदुर झा और अक्षय शर्मा के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, दमोह।